दिख रहा है ना पीडीएफ सभी को? हाँ। ठीक है, क्लियर है। देखो, पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ा। जो हमारा ये चैप्टर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, पीछे जो हमने पढ़ा उसका क्या नाम, सॉरी, वेव ऑप्टिक्स। पीछे जो हमने चैप्टर चैप्टर पढ़ा था उसका क्या नाम था? रे ऑप्टिक्स। और ये क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, फिर जा करके इसको आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ही चैप्टर है ये, है ना, और यहाँ पे आसान भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है इसमें। देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा पीछे वाला चैप्टर था, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसमें बेसिकली हम पढ़ रहे थे किसके नेचर को? हम पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे थे। ठीक है, पार्टिकल नेचर को मतलब कि जैसे एक पार्टिकल है, उसको अगर हमने थ्रो करा है, मान लो एयर में, जैसे एक बुलेट को हमने फायर करा, अब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो जो जो प्रॉपर्टीज उनके पास थी वही वही टाइप की प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या होती हैं, लाइट के पास भी होती हैं। और उसी बेसिस बेसिस पर हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमने एक्सप्लेन वगैरह करी हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो जो हमारा रे ऑप्टिक्स था वो पार्टिकल नेचर पर बेस्ड था। अब जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, यहाँ पर इसके वेव नेचर को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब ये क्यों जरूरी है, ये क्यों आया, है ना? तो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, है ना, या ऐसे फिनोमिना है जिसको रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो उसको एक्सप्लेन करा गया क्या कहते हैं, किस इससे नजरिए से, तो उसमें यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब वो कैसे आया, क्या चीज आया, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ध्यान रखना जरा, जो ऑप्टिक्स है उसमें हम किस नेचर को पढ़ते हैं? हमने रे ऑप्टिक्स से उसके पार्टिकल नेचर को पढ़ा, रे ऑप्टिक्स से पार्टिकल नेचर को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, है ना, जिसमें हम उसके वेव नेचर को पढ़ने वाले हैं। वेव नेचर मीन्स क्या? जैसे अगर, जैसे कि मान लो शांत झील है ना, या तालाब है, उसमें अगर हम एक पत्थर को गिराते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है? वेव बनती है, लहरें बनती हैं, है ना। तो वो जो वेव बनती हैं उनके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, वही प्रॉपर्टीज हमें लाइट में भी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टीज जो हमें इस लाइट में भी दिखाई देती हैं, उनकी हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर डिटेल में। ओके, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है रे ऑप्टिक्स की, है ना, क्यों हमें वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ी। तो पहली चीज, वो कौन कौन से फिनोमिना थे जिसको रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो पहला वो फिनोमिना था, मैंने पहले भी बता रखा था, शायद याद होगा। पहला जो हमारे पास फिनोमिना है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है ना, जिसमें दो या दो से अधिक लाइटें आपस में अगर क्रॉस करती हैं तो उससे डार्कनेस भी पैदा होता है, ब्राइटनेस भी पैदा होता है। अब दो लाइट को अगर हम एक साथ ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस तो बढ़ जाना चाहिए, हमें ऐसे कॉमनली तो यही लगता है। लेकिन हम ऐसा भी फिनोमेना कई जगह देखते हैं जिसमें दो लाइट आपस में कैंसिल आउट करके डार्कनेस भी बनाती हैं। अब ये कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हम इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये इंटरफेरेंस जो है, ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं किया गया किससे? रे ऑप्टिक्स से या पार्टिकल नेचर से। फिर हमारे पास दूसरा फिनोमेना आता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना थ्रू दी कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। यानी कोई भी ऑब्स्टेकल है, जैसे कि मान लो एक लकड़ी का पीस है, एक पत्थर है, तो उसके कॉर्नर से लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है अगर उस पर हम इंसिडेंट कराते हैं। वो कैसे बेंड होती है? तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड। हाँ, तो ये कैसे बैंड होती हैं वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? डिफ्रैक्शन में। तो डिफ्रैक्शन है क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू दी कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, किसी भी ऑब्स्टेकल से लाइट का मुड़ जाना। वो कैसे? तो जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल भी मैंने बताया था, जैसे कि मान लो किसी खिड़की में एक छोटा सा होल होता है ना, और वो अगर लाइट आ रही होती है उस होल के थ्रू, तो अगर हम किसी दीवार पर या फर्श पर अगर उसको देखेंगे तो वो होल का जो साइज होता है एज कंपेरेटिवली लार्ज होता है, एज कंपेरेटिवली
जो होल का साइज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइट होता है ना, वो बेंड हो जाता है इनके कॉर्नर से, ठीक है। तो इसीलिए उसका साइज हमें क्या दिखाई देता है, लार्ज दिखाता है एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ दी होल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन में। तीसरा हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। क्या है? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है, तो कुछ स्पेशल ग्लासेस होते हैं जो कि लाइट की डायरेक्शन को भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये खास तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं ये मतलब पोलरॉइड्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये पोलराइजेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना थे जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सके किससे, पार्टिकल नेचर से, यानी रे रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो इसीलिए हमें फिर वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। और सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लाया था जिन्होंने, उनका नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था हाइजेंस, ठीक है। तो हाइजेंस ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, ओके। एक सेकेंड। तो हाइजेंस ने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो वो सब चीजें थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ओके। ये हमने थोड़ा थोड़ा से लिख रखा है, हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर तुम इसको यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। रीड कर लेना सिंपली क्या होता है। फिर इंटरफेरेंस अभी तो पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, है ना, कि भाई कैसे ये एक लाइट दूसरी लाइट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब इसको हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो मालूम चलेगा कि हाँ कैसे क्या होता है वेव नेचर। तो अभी हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके, फिर उसके बाद आकर के हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। अभी ऊपर ऊपर तौर पे अगर मैं बताऊं तो इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस होता है एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर दो या दो से अधिक लाइट आपस में क्या करती हैं, इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर मतलब आपस में क्या करती हैं, कहीं ना कहीं कंबाइंड होती हैं तो उसके बाद क्या होती है, वो ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों बनाती है। अब ये कैसे होता है, ये है ना, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। फिलहाल ऊपर ऊपर समझना कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस है जब भी दो या दो से अधिक लाइट के सोर्सेज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों ही बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंटरफेरेंस। और डिफ्रैक्शन बता दिया मैंने, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का बैंड होना। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन से हम लाइट की डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा ये, और इनको हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब उसमें भी सबसे बेसिक, जो वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता रहना चाहिए। क्या? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय वेव। वेव क्या होता है, ठीक है। वेव है क्या? तो देखो ध्यान से, अगर हम पानी के अंदर एक पत्थर को फेंकते हैं, ठीक है, जब भी हम पानी के अंदर पत्थर को फेंकते हैं तो क्या बनती है, वेव बनता है ना। अब वो वेव जो बनता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे बताएंगे कि वेव है क्या, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे ही हमने पानी के अंदर पत्थर को फेंका तो उसमें क्या होता है कि जो पत्थर गया, जैसे समझना है यहाँ पर कि हमारे पास ना ये पानी है, ठीक है, और इसमें हमने क्या करा, एक पत्थर को फेंका। अब ये पत्थर को जो हमने फेंका है, ये क्या करेगा, पत्थर जैसे ही जाएगा ये यहाँ पर इतने सारे जो पानी के पार्टिकल्स है उनको हिट करेगा तो किधर पुश करेगा, नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ पुश होंगे तो ये साथ वाले जो पार्टिकल है वो उसको खींचेंगे, फिर वो साथ वाले पार्टिकल खींचेंगे, तो ये ऐसे करके नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अब जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो ये वाले वाटर के पार्टिकल्स अगले साथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो अगले साथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे ही डिस्टर्ब करते करते एक पैटर्न जैसा क्रिएट होता है उस टाइम पे। जैसे अगर मान लो पानी में कभी हाथ मारोगे ना, ऐसे टैप करोगे तो क्या होता है, एक लहर टाइप में कुछ बनती है। अब वो जो लहर बनी है उसकी ना एक फोटो क्लिक कर लेते हैं हम, ठीक है, एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। अब वो पिक्चर क्यों क्लिक करा, ताकि हमें ना, अब देखो वो कंटिन्यूसली ना ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं तो हमें ना एक पैटर्न दिखाई देता है उसमें। कैसा पैटर्न दिखाई देता है, तो तुम्हें इस तरह का कुछ पैटर्न दिखाई देगा कि कुछ पानी के पार्टिकल्स तो ऊपर उठ गए हैं और कुछ क्या हुए, नीचे गिर गए हैं, फिर कुछ ऊपर उठे हुए हैं, कुछ नीचे गिरे हैं। तो ये जो पैटर्न होता है ना, पार्टिकल्स का, उस पैटर्न को हम बोलते हैं वेव। तो ध्यान रखना जरा, वेव है क्या, वेव इज अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी किस तरह का डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस के पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो ध्यान रखें जरा,
जो वेव होती है बेसिकली वो किस तरह का पैटर्न, किस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है उन पार्टिकल के साथ, उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं हम, वेव। तो ये ध्यान रखना जरा, वेव इज अ पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस। ओके, अब ये जो वेव आगे की तरफ बढ़ती हैं, जैसे कि मान लो ये वेव आगे की तरफ अगर बढ़ रही है, तो इनके थ्रू, वेव के थ्रू क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, वेव के थ्रू क्या पानी के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, या जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे मान लो हमने पानी के ही पार्टिकल की बात करी, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस तरह से देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, क्या ये वाला पार्टिकल उठ करके यहाँ पे आया हुआ होगा, तो आंसर है नहीं। ये पार्टिकल क्या करेगा, ये तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लेते हैं रस्सी है ना, रस्सी को जैसे हम मूव कराते हैं तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आगे क्या ट्रांसफर होता है, आगे ट्रांसफर होता है एनर्जी। तो जब भी वेव ट्रेवल करता है तो उस टाइम पर उस मीडियम के पार्टिकल्स आगे ट्रांसफर नहीं होते, है ना, वो आगे मूव नहीं करते, बल्कि वो किस चीज को ट्रांसफर करते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। सो जो वेव होते हैं वो किस चीज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, तो ध्यान रखना एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या खास चीज हमने देखी यहाँ पे, सबसे पहले वेव क्या है, पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, किस तरह का डिस्टरबेंस जो है वो बना है, उसी डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे वेव। और वेव क्या चीज ट्रांसफर करता है, तो वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग दी पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, यानी उस मीडियम के पार्टिकल को ट्रांसफर करे बगैर वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, समझ आया ये चीज, क्या मैंने यहाँ पे बताया, समझाया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये वाला पॉइंट समझ आया? प्रीति, मानसी, शिवानंद, आर्यन, हाँ भैया। आ गया? तो ये चीज ना ध्यान रखना है, बहुत ठीक। बेसिक चीजें हैं, लेकिन हमें ना इनके कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ये टर्म्स आएंगे कि वेव क्या है ना, और इसमें क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता रहना चाहिए। जैसे अगर मान लो एक रस्सी का एंड है ना, उसको हमने यहाँ पे पकड़ रखा, होल्ड कर रखा है, और दूसरे एंड को हमने कहीं पे बांध रखा है। अब इस तरह से रस्सी को अगर मूव कराते हैं ना, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार इसको इस तरह से क्या करा, फोर्स लगाया, तो ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट करता है। अब रस्सी का हर पार्टिकल क्या इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा है, तो आंसर नहीं। वो क्या कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, वो तीसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये खास ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पर जो वेव होती हैं वो उनका ना जो पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न में एक पर्टिकुलर टाइप में वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेप बनाते हैं ना, उन शेप का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट थोड़ा सा समझने वाला है यहाँ पे, क्या है ये वेव फ्रंट, तो इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, वेव फ्रंट क्या है, नाम से मालूम चल रहा है, वेव का फ्रंट वाला पार्ट हम जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हमें फ्रंट से किस तरह से ये दिखाई देता है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलईडी बल्ब ऑन करा है ना, ये बहुत छोटा सा एलईडी बल्ब है। अब इसकी रोशनी कहाँ फैल रही होगी, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैल रही होगी। अब इसकी जो रोशनी चारों तरफ फैलेगी वो किस फॉर्म में फैलती है, किस तरह से फैलती है, तो मान लो अगर हम बहुत ही मतलब माइक्रो सेकंड्स की बात करें, है ना, जब हम मान लेते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा स्फीयर बना होगा इस तरह का, फिर लाइट और दूर गया हुआ, तो उससे उसके बाद एक बड़ा सा स्फीयर बना होगा, है ना, इस तरह का। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर एक और बड़ा सा स्फीयर बनेगा, है ना, फिर उसके बाद एक और बड़ा सा स्फीयर बनेगा, फिर एक और बड़ा सा स्फीयर बनेगा, और इस तरह से लाइट जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट साइज का ये सोर्स है, लाइट सोर्स है, जो कि लाइट को एमिट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट सोर्स है, इसने किस टाइप का वेव फ्रंट बनाया है, मतलब मान लो यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, और वो इसको देख रहा है कि किस तरह से ये लाइट फैल रहा है, तो उसको कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा स्फेरिकल, समझ रहे हो, ये स्फेरिकल टाइप। जैसे कि एक छोटा सा मान लो एक बलून है, उस स्फेरिकल बलून है ना, अब उसको हम हवा देते जा रहे हैं तो वो फूलते जा रहा है, एक छोटा सा बलून बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना। तो यहाँ पर उसका जो शेप है वो कैसे शेप हुआ, स्फेरिकल टाइप का हुआ। तो यहाँ पे जो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है, वो कैसा वेव फ्रंट बना रहा है, स्फेरिकल बना रहा है।
अब वहीं पर ही कंसीडर करते हैं जो हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, मान लेते हैं ये पतली सी, बहुत ही पतली सी ट्यूबलाइट है ना। अब ये जो ट्यूबलाइट है ये लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट को इमिट करेगा तो ये भी चारों तरफ इमिट करेगा, चारों तरफ इमिट करेगा तो उसका कैसे दिखाई देगा वेव फ्रंट तुम्हें। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो मैं अगर वेव फ्रंट बनाऊं, जैसे ये ट्यूबलाइट बहुत पतला सा है और लाइट को इमिट कर रहा है, तो ये बनाएगा कुछ इस टाइप का। पहले बनाएगा इस टाइप का एक सिलेंडर, है ना, मतलब सिलेंड्रिकल लाइट निकलेगी इससे, हम बहुत ही माइक्रो सेकंड की बात कर रहे थे। फिर एक बड़ा सा सिलेंडर बनेगा यहाँ पे ऐसा, फिर उसके बाद एक बड़ा सा सिलेंडर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का ये बनते जाएगा। अब यहाँ पर ये कहाँ तक बढ़ते जाए, तो यहाँ इन्फिनेटली बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में होता है कि हमारे पास लाइट का पॉइंट सोर्स था, ये कैसे बना रहा है वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट में। ये कैसे बना रहा है ये वेव फ्रंट, तो क्योंकि हमारा लाइट सोर्स इसमें एक लाइन है, लाइन जैसे मतलब हम जो हमारे पास ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को हम एक लाइन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक लाइन से कैसी लाइट निकल रही है, तो ये निकल रही है सिलेंड्रिकल, तो इसने कैसा वेव फ्रंट बनाया यहाँ पे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाया। ओके, तो ध्यान रखें जरा, जो पॉइंट सोर्स होता है वो स्फेरिकल बनाता है, जो लाइन सोर्स होता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। ओके, लाइन सोर्स में ट्यूबलाइट को याद रख सकते हो, पॉइंट सोर्स में ये। अब एक और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, तो जब हमारे पास जो लाइट का सोर्स है, चाहे वो लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लाइन सोर्स हो, उन दोनों को उठा के हमने इन्फाइनाइट पे अगर रख दिया है, इन्फाइनाइट पे अगर रखा है, तो उससे जो वेव फ्रंट आती है वो हमेशा प्लेन वेव फॉर्म या प्लेन वेव फ्रंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये कैसे, तो ये चीज थोड़ा सा समझो। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सन है ना, ये सन है। अब सन क्या है, बहुत डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, मतलब बैठा हुआ है वहां पे। और मान लेते हैं कि जो एक पर्सन है ना, यहाँ पे मान लेते हैं वो एक कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, तो ये जो सन से लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट सोर्स है वो कैसा बनाएगा, वो तो स्फेरिकल बनाएगा, तो ये एक छोटा सा स्फीयर बना। फिर ये क्या करेगा, एक उससे बड़ा स्फीयर बनाएगा, फिर क्या करेगा, उससे बड़ा स्फीयर बनाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर इस तरह से बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर बढ़ते जाएगा बनते जाएगा और बनते जाएगा, और बड़ा यहाँ पे बनते जाएगा इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर वो जो स्फीयर है ना, वो अगर ये पहुंचा तो इसको, अब ये जो है इस वेव फ्रंट के सामने तो बहुत ही पॉइंट सोर्स टाइप हो गया। अब इसको क्या लगेगा कि ये यहाँ पर स्फेरिकल शेप में नहीं है, बल्कि कैसे शेप में, ये प्लेन शेप में आ रहा है। यानी ये कैसी वेव फ्रंट आ रही है, प्लेन आ रही है, यानी एक सीधी लाइन आ रही है, ये सीधी लाइन आ रही है, सीधी लाइन आ रही है, तो ये लगेगा प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि एक शीट आई, दूसरी शीट आई, तीसरी शीट आई, चौथी शीट आई, जैसे यहाँ पे इसको ना स्फेरिकल दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन स्फीयर के सामने इसका खुद का साइज जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसको कैसे नजर आएंगी, ये स्फेरिकल शेप में, प्लेन शेप में नजर आएगी। तो इसको ऐसा लगेगा कि ये एक प्लेन शीट आ गई इसपे, फिर दूसरी शीट प्लेन शीट आ गई, तीसरी प्लेन शीट आ गई, तीसरी चौथी ऐसे करके प्लेन शीट आती जा रही है। तो ये जो प्लेन शीट्स होती हैं ये कुछ ऐसे दिखती हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन शीट आई, ये दूसरी आई, फिर ये तीसरी आई, और ऐसे करके ये आते जाएंगे, तो इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेन वेव फ्रंट। तो मेनली हमारे पास वेव फ्रंट क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करोगे, तो वेव फ्रंट है क्या, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब ध्यान से सुनना जरा इस चीज को, मैंने यहाँ पर क्या बोला, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेव फ्रंट है क्या। वेव फ्रंट है वो लोकेशन होती है, लोकस को क्या बोलते हैं हम, लोकेशन। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, है ना, इज नोन एज वेव फ्रंट। मतलब समझना जरा इस चीज को कि जो शांत झील था हमारे पास, मान लो ये शांत झील है, ठहरा हुआ पानी है ना, यहाँ पर इस तरह से ठहरा हुआ पानी है, और इसमें क्या करा हमने, पत्थर को गिराया, पत्थर को गिराया तो क्या होता है, पत्थर को गिराया तो यहाँ पर बनता है एक सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल बना है, अब ये जो सर्कल है इस सर्कल पे पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे,
ये साथ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर, साथ वाले मतलब अगले साथ वाले जो पार्टिकल है उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर मान लो ये वाला जो हमारे पास सर्कल है ये मान लो ऊपर उठा हुआ होगा, है ना, तो ये साथ वाले पार्टिकल जो होंगे वो उसके नीचे गिरे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैं एक और सर्कल बना देता हूँ इस टाइप का। फिर ये क्या करेगा, अगला एक बनाएगा यहाँ पर इस टाइप का। मैं तुमको थोड़ा सा इमेज में दिखाता हूँ ताकि तुम क्लियरली से समझ पाओ। ये क्या हो गया? ये तो ऐसे आ रहा है इसमें। इसमें इमेज कहाँ होगी? ये तो वैसे लहर टाइप में आ रही है। चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। इसमें अजीब गरीब से आ रहे हैं। देखो, जैसे अगर हम किसी स्टोन को फेंकते हैं तो क्या होता है, एक सर्कल बना, फिर एक दूसरा सर्कल बनेगा। ये मैंने डॉटेड क्यों बनाया है, जो ये डार्क में है इसको समझना है, ये वाला ऊपर ऊपर उठे हुए सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, और ये जो डॉटेड में वो सारे नीचे गिरे हुए हैं। जैसे कि जो लहर होती है ना वेव इस टाइप की बनती है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऊपर उठे हुए हैं ये मैंने डार्क से दिखाया है, जो नीचे हैं वो हमने डॉटेड से दिखाया। फिर अगला वाला क्या होता है इसमें, फिर डार्क होगा, फिर अगला वाला क्या होगा इसमें, फिर डॉटेड होगा। समझ रहे हो ये चीज, इस तरह का। अब समझना इस चीज को बड़े बड़े ध्यान से। किसी भी एक पर्टिकुलर वेव को पकड़ लेते हैं, मतलब मान लेते हैं इसको, है ना। अब ये जो वेव है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं जो इस सर्कल पर हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक साथ ही ऊपर उठते हैं, एक साथ ही नीचे गिरते हैं, एक साथ ही ऊपर उठते हैं, एक साथ ही नीचे गिरते हैं। तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं जो इस सर्कल पर हैं किसी एक टाइम टी पर, तो वो सब के सब क्या है, वो कहलाते हैं सेम फेस में होना। अगर सेम फेस में है तभी तो एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, तभी एक साथ नीचे गिर रहे हैं। ऐसा ध्यान दिया होगा, जैसे पानी के ऊपर कभी हाथ से टैप करोगे ना तो लहरें जैसे बनती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर कोई भी एक वेव फ्रंट अगर ले लो तो उस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो सेम सेम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेम फेस में होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेम फेस में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक साथ ही ऊपर उठेंगे एक साथ ही नीचे गिरेंगे। ओके, तो यहाँ पर वेव फ्रंट की डेफिनेशन हमने कैसे बनाई कि वेव फ्रंट इज द लोकस, लोकस मतलब लोकेशन, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स
विच आर वाइब्रेटिंग, जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन द सेम फेज। समझ रहे हो? तो वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट उन सभी पार्टिकल की वो लोकेशन है ना, जो कि सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। समझ आया ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया है वेव फ्रंट के बारे में? ये पॉइंट समझ आया? हाँ ठीक है। अब एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ पे इसके टाइप्स और वो तुम्हें क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे वो देख लो। दिख रहा है क्या इमेज? सॉरी, वीडियो दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या वीडियो सब? आवाज आ रही है मेरी? नहीं भैया। नहीं दिख रहा? अच्छा, एक नहीं। मिनट। इसमें क्या problem? पीडीएफ दिख रहा है क्या? हाँ भैया, पीडीएफ तो दिख रहा है लेकिन वो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा ना? वीडियो। अच्छा। एक मिनट, मैं इसको दिखाता हूँ लाइटनिंग क्यों डाउन हो गई इसमें।
Imagine conducting every part of your research only on one platform. Meet Boreum, your AI-powered research companion. ये वीडियो शो हो रहा है। With 170 million papers, 140,000 journals, and millions of patents, Boreum gives you instant summaries, deep insights, and traceable references. From literature discovery to knowledge management, vibrating in the same phase. लाइट सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट 3 टाइप के होते हैं। ये दिख रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अगर लाइट सोर्स अगर एक मिनट। डिफाइन कर सकते हैं। A wave front is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. लाइट सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट 3 ये दिख रहा है ना जो वीडियो चल रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? भैया वीडियो बहुत ज्यादा लैग कर रही है, एकदम ब्रेक हो के आ रही है। अच्छा, ब्रेक हो रही है। प्रॉपर नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी देख लो, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। इमेज में मुझे बताना है ना? फिर मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो देखो जरा इसमें सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो ये इमेज दे रहा है ना, ये क्या है? ये पहला वाला जो दिख रहा होगा तुम्हें, ये है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है? जैसे ये एक पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स से जो यहाँ पर देख सकते हो जो वेव फ्रंट बन रहे हैं वो स्फेरिकल टाइप में बनते हैं। ये हमारा कोई लाइन सोर्स है, जिससे कैसे बन रहा है? ये सिलिंड्रिकल शेप में बन रहा है। और ये हमारा कोई भी मान लो पॉइंट सोर्स जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, ये प्लेन जैसा तुम्हें नजर आएगा दिखता हुआ। तो इसको मैं ऑन करता हूँ तो तुम्हें दिखेगा। 3 टाइप के होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे देख रहे हो? अगर लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर लाइट सोर्स एक लीनियर सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर पॉइंट लाइट सोर्स या लीनियर लाइट सोर्स बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो तब जो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होता है, उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सन को मान सकते हैं। इससे आने वाली स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होती है। आइए अब समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास था हाँ, ये अब पीएफ कहाँ गया? पीडीएफ दिख रहा है क्या?
पीडीएफ दिख रहा है सभी को अभी? दिख रहा है क्या बाकियों को पीडीएफ? हाँ भैया। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो उसमें देखो ध्यान से, हमारे पास वेव फ्रंट सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें, वेव फ्रंट है क्या? सो वेव फ्रंट है द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं? वेव फ्रंट होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से थे हमारे पास वेव फ्रंट? तो पहला था हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा कौन था? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा कौन सा था? प्लेन वेव फ्रंट। अब पॉइंट सोर्स जो होता है वो किस टाइप का वेव फ्रंट बनाता है? तो पॉइंट सोर्स होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। ध्यान रखना, सर्कल मत बोलना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। और लाइन सोर्स कैसा बनाता है वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। और अगर हमारा कोई भी सोर्स हो, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लाइन सोर्स हो, वो अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो वो कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? तो वो बनाएगा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो समझ आ गया। वेव फ्रंट हमारे पास 3 टाइप के थे, उनके सोर्स भी तुम्हें समझ आ गए क्योंकि 1 मार्क्स में कई बार वो पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हमारे पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो अ पॉइंट सोर्स क्रिएट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है? एक लाइन सोर्स होता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट बनाता है। और तीसरा होता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? जब हमारा सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ हो। तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है और जो वेव फ्रंट होता है ना, वो हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। जैसे अगर हमारे पास मान लिया ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, अब ये क्या करेगा? ये वेव फ्रंट बनाएगा। तो पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। तो ये इसने ये एक स्फीयर बनाया, फिर यहाँ पर एक और स्फीयर बनेगा, फिर यहाँ पर एक और स्फीयर बनेगा। ये स्फीयर बनते ही चले जाएंगे। क्वेश्चन आता है कहाँ तक बनते जाएंगे? तो आंसर है इनफिनाइट बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो वेव फ्रंट के चलने की डायरेक्शन क्या है? तो वेव फ्रंट की चलने की डायरेक्शन है आउटवर्ड, यानी ये बाहर की तरफ जा रहा है। इधर भी जा रहा होगा वेव, इधर भी जा रहा होगा, 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 इधर भी हर तरफ जा रहा होगा, हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, हमारी तरफ भी आएगा, इन साइड में भी जा रहा होगा। तो इसमें वेव फ्रंट के चलने की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ है। तो ये जो डायरेक्शन है जिसको हम एरो से दिखा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, वेव के चलने की डायरेक्शन है। और अगर ध्यान दोगे तो ये जो हमारा वेव फ्रंट है ना, ये यहाँ पर इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ध्यान दो, हमने ये पढ़ा भी था, याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई थी, तो याद होगा कि वो स्फीयर के हमेशा परपेंडिकुलर थी। सेम वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या रहते हैं? हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं। चाहे इसको ले लो, यहाँ पर भी क्या आएगा? अगर इस सरफेस को देखोगे तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का बन रहा होगा, इस सरफेस को ले तो यहाँ पे क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है कि वेव फ्रंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ। ओके, तो ये एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये है ये यूज होंगे इसके अंदर। ओके, अब ये जो वेव का कॉन्सेप्ट था, है ना, ये यहाँ पर जो सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? हाइजेंस। ठीक है, तो हाइजेंस ने ना थ्योरेटिकली ये बताया था कि लाइट का जो होता है ये होता है वेव नेचर। ठीक है, तो वो जो वेव नेचर है वो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो वो चीजें यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, है ना। जैसे कि मान लो ये वेव नेचर का जो कॉन्सेप्ट है इनके माइंड में कैसे क्लिक करा, ये कैसे हमने सोचा। तो मान लो जैसे कि हमारे पास ना ये एक रूम है, बड़ा सा रूम है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ना एक छोटा सा ये छोटी सी खिड़की है।
ओके। अब हमने क्या बोला, सबसे पहले जो हम पार्टिकल नेचर बोल रहे थे तो हमने क्या बोला था कि लाइट जो होती है वो तो स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो अगर मान लो अगर हम जैसे इस तरह से खिड़की अगर हमने खोला, थोड़ी सी लाइट जो आ रही है, अगर वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है तो लाइट तो सिर्फ इतने ही पोर्शन पे पड़ना चाहिए था, है ना, यानी इतने ही पोर्शन पे हमें दिखाई देनी चाहिए थी लाइट तो, है ना, और इतना जो ये पोर्शन है ये ब्राइटर दिखाई देगा हमें, ठीक है। बाकी जगह तो लाइट नहीं जानी चाहिए थी ना। लेकिन जब भी हम अगर मान लो किसी रूम में खिड़की अगर खोलते हैं तो रोशनी क्या होती है, रोशनी तो पूरे रूम में फैल जाती है ना। अब अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती तो वो सीधे ऐसे आती और इतने ही पोर्शन पे ब्राइटनेस पैदा करती, बाकी सारा अगर डार्क है तो डार्क ही रहता। यहाँ तो लाइट नहीं आनी चाहिए थी, तो लाइट कैसे आ गई? तो ये क्वेश्चन वगैरह उठे यहाँ पे। तो हाइजेंस ने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट का जो होता है वेव नेचर होता है। वेव नेचर कैसे? जैसे मान लो इसी खिड़की से अगर हमने पानी को फैलाया होता, पानी को यहाँ पर डाला होता है, तो पानी क्या करता है, पानी तो पूरी तरह से फैल जाता है, इस तरह से बिखर जाएगा, ऐसे इस तरह से चलते हुए चला जाएगा, है ना। तो उन्होंने बताया कि जो ये लाइट फैल रही है रूम के अंदर वो भी वेव नेचर को फॉलो करती है। जैसे पानी इस तरह से फैला है उसी तरह से लाइट जब इसके अंदर आया हुआ होगा तो वो भी क्या करा होगा, वो भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, पूरे रूम में फैल गया होगा, इसीलिए हमें पूरे रूम के अंदर लाइट दिखाई दे रही है जब हमने खिड़की को ओपन करा है। तो ये छोटे से एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे बताया, इस तरह से एक्सप्लेन करा कि यहाँ पर कैसे हमने खिड़की को, यानी खिड़की का छोटा सा पार्ट भी खोला है, वहां से जो रोशनी आ रही है उसकी वजह से पूरे रूम में कैसे लाइट आ गई, है ना, कैसे वो पूरा उजाला हो गया। तो वो हमें बताता है वेव नेचर की हेल्प से। ओके। अब ये वेव नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट था इसमें उन्होंने क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल दिया था, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको यहाँ पे हम देखने वाले, जिसको हम बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके। तो हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है, तो इसको यहाँ पे समझना, ठीक है। ये चीज समझ आया, मैंने ये क्या चीज बताया यहाँ पे, समझाया। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता तो सीधे वो डायरेक्ट यहीं पे आती और जितना पोर्शन सामने सामने पड़ रहा है सिर्फ उतने ही पोर्शन में ही लाइट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम खिड़की वगैरह खोलते हैं तो हमारा पूरा जो रूम है वो ब्राइट मतलब एक तरह से रोशनी तो वहां तक पहुंच जाती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने वेव नेचर की हेल्प से बताया था, तब जाकर के ही हमें क्या कहते हैं जो बाकी जो फिनोमिना थे जिसको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता उनको ये एक्सप्लेन करने लग गया, ठीक है। तब जाके इसको कंसिडर करा जाने लगा। हालांकि फिर भी काफी सालों तक हम उसी पार्टिकल नेचर को ही फॉलो करते थे, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर का जो कॉन्सेप्ट था उसने न्यूटन ने उस पर काफी काम करा था और न्यूटन एक काफी फेमस साइंटिस्ट था। तो इसीलिए हाइजेंस वगैरह को इतनी मतलब उस टाइम पे वैल्यू नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब मालूम चला कि नहीं ये जब उन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकता है, उसके साथ साथ ही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इनको भी एक्सप्लेन कर सकता है, तो इसको फिर जाके कंसीडर करा जाने लगा। तो कम से कम अराउंड 200 सालों तक के बाद जब जाके इसको कंसीडर करा जाने लगा, तो इस नेचर को बाद में पढ़ा जाने लगा। फिर तुम और अभी आगे पढ़ोगे जब मैं ड्यूल नेचर पढ़ाऊंगा कि कई ऐसे फिनोमिना है जो कि सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन करे जाते हैं और कई ऐसे फिनोमिना जो सिर्फ वेव ऑप्टिक्स से यानी वेव नेचर से एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। तो हमने दोनों ही नेचर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में हमें मालूम चला कि लाइट के तो दोनों ही नेचर होते हैं, जिसको बोलते हैं ड्यूल नेचर, यानी लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो ये हम जाके अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में क्या है कि हम वेव नेचर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके। तो देखो हाइजेंस प्रिंसिपल जो होता है ये कहता क्या है, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे एक्सप्लेन करता है, तो यहाँ पर ये हमें बताता है कि कैसे नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा, यानी कैसे वेव आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, इन चीजों के बारे में बताता है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या बताता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल बताता है कि all the particles at a given wave front acts as a new source of disturbance, ठीक है, known as the secondary source of disturbance। क्या कहने का मतलब है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना कि हमारे पास यहाँ पर मान लो जो ठहरा हुआ पानी उसमें अगर हमने पत्थर को गिराया है तो क्या बनेंगे, तो उसमें बनेंगे यहाँ पर इस तरह के वेव, सर्कुलर टाइप में वेव दिखते हैं ना। हमें एक सर्कल दिखा, फिर हमें एक और सर्कल दिखेगा, फिर इस तरह से एक और सर्कल दिखेगा, बहुत सारे सर्कल्स दिखेंगे। अब किसी भी एक सर्कल पर फोकस करो, हम सर्कल ना क्या करके इसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्यों वेव फ्रंट बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें अगर मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं सामने से हमें यहाँ पर जो दिखाई देगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही दिखाई देता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। अब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी एक वेव फ्रंट को पकड़ लो, मान लेते हैं इसको हम कंसिडर कर रहे हैं।
अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स बैठे हुए रहते हैं, मतलब यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, इस तरह से ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्टिकल्स है, ऐसे मान सकते हैं। और जो ये हमने पार्टिकल्स बोले हैं इनको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ ये वेव फ्रंट। सोर्स ऑफ वेव फ्रंट क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास लाइट के ही सोर्स हैं। लाइट के सोर्स मतलब लाइट के पॉइंट सोर्स, मतलब यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि जितने भी मैंने डॉट्स बना रखे हैं ये सारे के सारे पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स क्या बनाते हैं, कैसा वेव फ्रंट बनाते हैं? पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास इस पर्टिकुलर जो हमारे पास स्फीयर है इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये बनाएंगे अपनी तरफ एक छोटा सा यहाँ पर स्फीयर। ये बात दूसरा पार्टिकल भी यही करेगा, एक छोटा सा स्फीयर बनाएगा। तीसरा वाला भी क्या करेगा, एक छोटा सा स्फीयर बनाएगा। फिर अगला वाला भी एक छोटा सा स्फीयर बनाएगा। ऐसे करते करते जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी क्या करेंगे, एक छोटा सा स्फीयर बनाएंगे। और ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सेम रेडियस का ही स्फीयर बनाएंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं मान लो ये सारे के सारे क्या करना स्टार्ट करें, ये स्फीयर को बनाना स्टार्ट करें। अब ये स्फीयर को जो बनाएंगे उन स्फीयर का रेडियस धीरे धीरे करते क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पर इसका स्फीयर का साइज ये है, फिर साइज और बढ़ेगा, फिर साइज और, तो जितने भी सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है, वो सेम फेस में। और अगर सेम फेस में होंगे तो इक्वल रेडियस के साथ ही बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अब ये इक्वल रेडियस के साथ बढ़ते हुए जाते हैं, ये क्या करते हैं, इससे साथ वाले को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ध्यान रखना जरा, ऑल दी पार्टिकल्स, ठीक है, एट अ गिवन वेव फ्रंट, क्या बोला हमने, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो किसी दिए हुए वेव फ्रंट पर बैठे हुए हैं एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस के जैसे काम करेंगे। नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्यों बोल रहे हैं, तो जरा समझना, ये पार्टिकल भी तो किसी न किसी से डिस्टर्ब हुए होंगे। वो किससे डिस्टर्ब होंगे, वो उससे पहले वाले पार्टिकल से डिस्टर्ब हुए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नए सोर्स, जो नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है उनको हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हमने कि ऑल दी पार्टिकल्स एट अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, है ना, इन्होंने जो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये स्फीयर बनाया है, इस स्फीयर के ऊपर हम बनाते हैं यहाँ पर टेंजेंट। ये ध्यान दो, अब दूसरी जो इसकी स्टेटमेंट है वो भी यहीं पे कवर हो रही है। हम बनाते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इनको टच करके जाती है। जैसे यहाँ पे इसको टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, फिर इसको टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो। ऐसे करते करते अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला वेव फ्रंट। देखो जरा, एक नया सर्कल तैयार हो गया ना। अब ये जो हमारे पास नया सर्कल या नया स्फीयर तैयार हुआ है, अब इसके ऊपर भी पार्टिकल्स तो होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, मतलब ये भी अपना स्फीयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं इस वेव फ्रंट पर, अब वो बनाते हैं एक स्फीयर, नया स्फीयर। ये एक नया स्फीयर बनेगा, फिर ये नया स्फीयर बनेगा, फिर इस पे नया स्फीयर बनेगा। ठीक है, देखो हौच पौच होने वाला है इसके अंदर, और ये ऐसे ही बनता ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। तो ये सारे सारे पार्टिकल्स क्या है, नया स्फीयर बनाएंगे, ये इस तरह का नया स्फीयर तैयार करेंगे। ओके, अब ये जो हमारे पास नया स्फीयर बना है, ये देखो जितने भी स्फीयर होते हैं ना, इन स्फीयर का एक छोटा सा नाम है, क्या नाम है, वेवलेट। इन सभी स्फीयर को हम बोलते हैं वेवलेट्स। तो ये वेवलेट्स बनाते हैं। जैसे कि अब ये नया बन गया था, टेंजेंट को ज्वाइन करा हमने तो नया वेव फ्रंट बना। अब इस पे हमने पार्टिकल्स के ऊपर क्या बनाया, स्फीयर। अब इन स्फीयर को हमने जब ज्वाइन करा, टेंजेंट इनको ज्वाइन करा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करने के बाद नया हमारे पास वेव फ्रंट बन जाएगा, ऐसा, ये वाला। अब नया वेव फ्रंट बना तो उस पे भी क्या होगा, अब इस पे भी पार्टिकल्स बैठे होंगे। अब इस पे जो पार्टिकल्स बैठे होंगे वो भी अपना स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर मतलब वेवलेट्स बनाएंगे। तो ये वेवलेट फिर यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब ये वेवलेट बनाएंगे तो देखो ध्यान से, ये बन गया हमारे पास वेवलेट। वेवलेट मतलब वो स्फीयर, इस तरह से। अब इन स्फीयर के ऊपर फिर से टेंजेंट को ड्रॉ करो, ये ऐसे टेंजेंट को हमने फिर से ड्रॉ करा। ठीक है,
तो ये ऐसे हमने ड्रॉ करा तो नया एक और हमारे पास बन गया यहाँ पर वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर फिर से क्या होगा, फिर से पार्टिकल्स होंगे, फिर उसके भी स्फीयर बनाएंगे। तो इससे हम देख क्या रहे हैं, इससे हम नया वेव फ्रंट क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। तो समझ आया ये वाला पॉइंट, क्या समझ कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर मान लो टाइम पर हमने किसी भी वेव फ्रंट को देखा, तो उस वेव फ्रंट के ऊपर बैठे हुए जितने भी पार्टिकल्स थे वो नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस के जैसे काम करेंगे। नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अगले वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे। तो पहली जो स्टेटमेंट है हाइजेन की वो क्या बताती है कि किसी भी वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जैसे काम करेंगे, मतलब अगले वाले को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको वो क्या कहता है कि अगर तुम टेंजेंट बनाओगे उन स्फीयर के ऊपर तो वो टेंजेंट तुम्हें नया वेव फ्रंट देंगे। तो यहाँ पर ये जो हाइजेंस का प्रिंसिपल होता है ये हमें वेव फ्रंट कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। ओके, समझ आया चीज थोड़ा बहुत जो मैंने यहाँ पे बताया? समझ आया सभी को यहाँ पे? हाँ भैया। चलो, अब ये स्फीयर वाले केस में था। अब यही चीज मैं यहाँ पर तुम्हें जो लाइन सोर्स होता है उसके बारे में भी बता सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे? तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा लाइन सोर्स होगा है ना, अब ये लाइन सोर्स मान लेते हैं। अब इसके ऊपर भी तो पार्टिकल्स बैठे हुए होंगे। मान लो यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, स्फीयर बनाएंगे। ये स्फीयर बनाएगा, ये स्फीयर बनाएगा, ये स्फीयर बनाएगा, है ना, इस तरह का। अब ये जो स्फीयर बनाया है इस स्फीयर के ऊपर, है ना, हम फिर से क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये टेंजेंट को ड्रॉ करा, इधर से भी टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इस टेंजेंट के ऊपर ये जो हमारा नया वेव फ्रंट बना है फिर इसके ऊपर भी क्या करेंगे, फिर से हम बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे और इसके ऊपर फिर टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे करके ना ये कंटिन्यूसली बनते हुए चले जाते हैं और इस तरह से क्या क्रिएट करते हैं, ये नया वेव फ्रंट बनाते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हमें कैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं, क्रिएट होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो दो स्टेटमेंट ध्यान में रखोगे, क्या कि ऑल, पहला स्टेटमेंट क्या था कि ऑल दी पार्टिकल्स, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, नोन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी उनको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भी तो पहले किसी एक से डिस्टर्ब होंगे फिर वो अगले वाले को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए इनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करी जाए तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर किसी भी वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कहलाएंगे। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉन ऑन दी वेवलेट्स गिव दी न्यू वेव फ्रंट, टेंजेंट को जो ड्रॉ करोगे वो एक नया वेव फ्रंट देगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि टेंजेंट बना करके हम नया वेव फ्रंट बनाते हैं और वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो किसके जैसे काम करेंगे, डिस्टर्बेंस के जैसा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक है, ताकि तुम्हें यहाँ पे बाद में जब पढ़ोगे ना से तो और अच्छे से तुम्हें आसानी से समझ आएगा। और ये बहुत ही की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल यहीं तक ही मैं भी रखता हूँ और एक वीडियो में तुम्हें सेंड करूँगा। ठीक है, और उसके बाद जाके नेक्स्ट क्लास में हम ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, वेव थ्योरी के बेसिस पर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ा है, किसके बेसिस पर, पार्टिकल नेचर पर, रे ऑप्टिक्स में। लेकिन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये भी तो वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन करेगा, तभी तो इसको एक्सेप्ट करा जाएगा। तो इसीलिए अब ये कैसे रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और इसकी मैं एक वीडियो छोटी सी भेज दूंगा ताकि वो वाली, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ओके, अच्छा टेस्ट कब दोगे उसका, रे ऑप्टिक्स का? अब तो पेपर खत्म हो गए सबके। नहीं हुआ भैया, अभी कल है परसों है। कल परसों, परसों खत्म हो जाएगा मतलब, है ना? हाँ परसों हो जाएगा।